सो लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन तक कवर कर लिया था कि फ्रिक्शन तक आपका क्या क्या चीजें होता है, टेंशन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। मतलब आपके तीन टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थे, कौन कौन से थे? नॉर्मल फोर्स था, टेंशन फोर्स था और फ्रिक्शनल फोर्स था। टेंशन फोर्स थोड़ा ढंग से समझना था हमें। टेंशन फोर्स में क्या क्या समझे थे भाई? एक स्ट्रिंग वाला भी समझ लिए थे, एक स्प्रिंग वाला भी समझ लिए थे और एक रॉड वाला भी हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, चलो न्यूटन्स का पहला लॉ स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखो न्यूटन का पहला लॉ कहना क्या चाहता है, क्या कहता है? तो फर्स्ट लॉ सिंपली आपने क्लास 9th में पढ़ा है, दैट इज इफ एन ऑब्जेक्ट is at rest, it will remain at rest, or in motion, it will remain in motion until unless an external force applied on it. करेक्ट, यही पढ़े न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कि इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक कोई अलग से फोर्स नहीं लगाओगे कोई भी चीज अपने पोजीशन को छोड़ना पसंद नहीं करेगी, अपने उसी पोजीशन में रहना पसंद करेगी। ठीक है, चलो अगर इसमें हम ढंग से देखें तो आपने इसमें एक बात और पढ़ी होगी, ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर इस इनर्शिया वर्ड को ढंग से डिफाइन करें तो ये इनर्शिया होता क्या है? सर इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रेसिस्ट द चेंज। जो चेंज को क्या करेगा? रेसिस्ट करेगा, है ना, उसे रोकने की कोशिश करेगा, चाहेगा कि किसी तरह का कोई भी चेंज ना हो। करेक्ट बात, ठीक है। तो इट इज सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच रेसिस्ट द चेंज। अब ये जो इनर्शिया है, मेरा सवाल है आपसे, मान लो एक बालक है, एक साइकिल है उसके पास, और ये साइकिल थोड़ा धूम वाली साइकिल है भाई, है ना, हाँ साइकिल, ये ठेला मत समझ लेना, हाँ साइकिल है। अब बिल्कुल ग्राउंड पे यहाँ पे एक बालक है, थोड़ा मजबूत सा, पहलवान सा, यही साइकिल को रोकना चाह रहा है। ठीक, सेम एक और सिनेरियो है, यही बालक है, और अब ये बालक जो मजबूत सा बालक है, ये क्या करना चाह रहा है? एक ट्रक को, ठीक है, ये एक ट्रक आ रही है, यही छोटा बालक जो है अब ट्रक चला रहा है। ठीक है, दो केस है, एक केस में ये छोटा बालक क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है, और यहाँ पहलवान खड़ा है, ये किसी v स्पीड से, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और ये भी जो है 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ठीक है, तो ये बालक क्या करेगा ना, इसको रोकना चाहेगा। दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, और ये क्या करना चाह रहा है? एक फोर्स लगा करके उसके मोशन के स्टेट को चेंज करके किसमें करना चाह रहा है? रेस्ट में। करेक्ट, तो ये बंदा इसको रोकना चाहे, साइकिल ऐसे पकड़ के, क्या रोक सकता है? क्या रोक लेगा? आराम से इजिली रोक लेगा। सेम भाई को बुरा लग गया, भाई बोला मुझे ऐसा कैसे रोक लिया, मैं अब ट्रक लेके आऊंगा और सेम स्पीड से आऊंगा। क्या ठीक है? अब ये अगर इसको रोकना चाहेगा तो क्या होगा बताना जरा, रोक पाएगा? क्या होगा? कुचल देगा, ये इसको कुचल देगा। तो ऐसा क्यों हुआ, है ना? ये इसे रोक दे रहा था, इसे नहीं रोक पा रहा था। तो तुम्हारे दिमाग में बात आ रहा है, सर साइकिल ना हल्की होती है, साइकिल क्या होती है? हल्की होती है, उसे आप रोक दोगे, लेकिन ट्रक क्या है? वहीं पे बड़ा है, काफी ज्यादा मास है। यानी कि आपको यहां से एक बात समझ में आता है कि इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है?
मास के, मतलब जिसमें जितना ज्यादा मास होगा वो उतना ज्यादा इनर्शिया शो करेगा। करेक्ट। साइकिल वाला कम इनर्शिया शो करेगा, ट्रक वाला कुछ ज्यादा इनर्शिया शो कर देगा। करेक्ट। यानी कि अगर मास ज्यादा, इस बात को मैं दोबारा गौर करवा रहा हूं, अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा ही होगा। समझ गए बात को? तो मास ज्यादा तो इनर्शिया भी क्या मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। पहला लॉ क्लियर हो गया, नोट करना है, कर लो नोट। चलो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। नाउ कम टू न्यूटन सेकंड लॉ। नेक्स्ट इज न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ को बताने से पहले आपको मैं एक बार मोमेंटम समझा देता हूं कि मोमेंटम क्या होता है, उसके बाद हम लोग सेकंड लॉ को समझेंगे। ठीक है, अब मोमेंटम को थोड़ा ढंग से देखो। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, मोमेंटम वर्ड से तुम्हें क्या पता चल रहा है? मोमेंटम जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, है ना, मोमेंटम वर्ड से ही हमें क्या पता चल रहा है? वैसे डेफिनेशन लिखने में क्या लिखते हैं हम लोग? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। करेक्ट सर, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो क्या है? m क्रॉस v है। क्रॉस नहीं है बच्चों, बस ये वेक्टर क्वांटिटी v है, इसलिए इसको ऐसे में दिखा रहा हूं। मोमेंटम क्या है? mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब समझने वाली बात इसमें ये है, मोमेंटम होता है कैसे? व्हाट इज मोमेंटम? आप कहते हो ना मेरा मोमेंटम टूट गया, मतलब तो एक तरीके का फ्लो कह सकते हो। करेक्ट, मेरा मोमेंटम ब्रेक ना हुआ, मैं मोमेंटम के साथ चलते आ रहा हूँ, मतलब एक फ्लो है तुम्हारा। करेक्ट। तो अब ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम अगर चेंज होगा तो क्यों चेंज होगा? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। करेक्ट। और जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा। इस बात को मानते हो नहीं मानते? करेक्ट। तो खैर वो तो सेकंड लॉ है, पहले मोमेंटम के ऊपर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। करेक्ट। तो यहां से एक दो बातें और लिख देता हूं। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम जो है हमेशा आपको किधर देखने को मिलेगा? अलोंग, इसका डायरेक्शन आप लोग मुझे बताओगे। डायरेक्शन में लिख के छोड़ रहा हूं यहां पे। ऐसा यूनिट भी पता है आपको, क्या होगा ऐसा यूनिट? केजी मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। बस इतनी सी बात है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और अगर लिखो, चलो मैं पहले सेकंड लॉ कराऊंगा, उसी में करा दूंगा, थोड़ी और बातें जो मुझे करनी है। ठीक है। हाँ, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन बताओ जरा, और कोई बातें तो नहीं। डायरेक्शन क्या होगा बताओ जल्दी। है? अरे यहाँ साफ साफ देखो ना, P इक्वल्स टू m इंटू वी। इसमें कौन सी वेक्टर क्वांटिटी दिख रही है? वेलोसिटी दिख रही है। तो मोमेंटम किधर की तरफ होगा? अलोंग वेलोसिटी होगा। दैट्स इट, अलोंग वेलोसिटी। समझ गए बात को? इधर की तरफ होगा, वेलोसिटी के अलोंग होगा। नाउ कम टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब ये न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं, इन्होंने सीधी सिंपल सी बात कह दी, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द रेट ऑफ change in momentum is directly proportional to the applied force on it। अभी जो बात मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपका मोमेंटम ब्रेक होता है तो मोमेंटम ब्रेक कैसे होगा? कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा। जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा? मोमेंटम में चेंज होगा। बात को समझ रहे हो? उतना जल्दी चेंज होगा क्या है? इसी से आप देखो, रिलेट करो क्या क्या बातें मैंने कह दी। सर जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा। ठीक है, फिर मैंने दूसरी बात कही, भाई जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतने कम टाइम में मोमेंटम जल्दी हो जाएगा, मोमेंटम में चेंज जल्दी हो जाएगा। करेक्ट। यानी कि अगर सर इसी को मैं थोड़ा रिवर्स करूं, अगर सर किसी भी के मोमेंटम में को चेंज होने में जितना कम समय लगेगा
सर उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। करेक्ट बात है ना। दोनों बातें को मैंने बस एक बारी इस सेंटेंस में बोला, एक बार इस सेंटेंस में बोला, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स लगने से जो मोमेंटम है आपका, मोमेंटम उतना ज्यादा चेंज होगा जितना ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा फोर्स होगा तो मोमेंटम में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, कम फोर्स होगा तो मोमेंटम में कम चेंज आएगा। करेक्ट। फिर वही मैं कह रहा हूं कि जो फोर्स है जितना ज्यादा लगेगा, मोमेंटम में चेंज उतना ही कम टाइम में होगा। फोर्स जितना ज्यादा होगा, मोमेंटम में चेंज उतना कम टाइम में होगा। इसी बात को मैं थोड़ा और रिवर्स करके बोलूं कि अगर किसी का मोमेंटम चेंज होने में बहुत कम समय लगा है तो उसमें फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा होगा। करेक्ट बात। सर किसी का मोमेंटम चेंज होने में अगर बहुत कम समय लग रहा है तो उसमें फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। अब यही एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी वगैरह में देखते हो क्या, कि अगर कोई बॉल कैच अगर आप कर रहे हो, करेक्ट, और कैच करते टाइम अगर आप उसको डायरेक्ट ऐसे पकड़ते हो तो आपके हाथों में क्या लगेगा? चोट लगेगा। और वही अगर उस बॉल को हम पीछे खींचते हैं तब क्या होगा? चोट कम लगती है। मतलब जो उसका मोमेंटम था, जो वो मोशन में आ रहा था, अगर आप उसको वहीं पकड़ के रोकना चाहोगे तो कम टाइम में आप उसकी क्या करोगे? मोमेंटम को चेंज कर रहे हो। अगर कम टाइम में मोमेंटम को चेंज करोगे तो फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। वहीं जब आप उसको पीछे की तरफ खींचोगे तो क्या समय ज्यादा लग गया, और समय ज्यादा लग गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए बात को? दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन सेकेंड लॉ। यानी कि मैं इसको लिख रहा हूं सर एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। करेक्ट बात। एफ इक्वल्स टू क्या हो गया? डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। यहीं से आप लिख सकते हो सर एफ इज इक्वल्स टू, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो एफ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? डीपी अपॉन dt। करेक्ट। क्या लिख सकते हैं? dp अपॉन dt। यहां से मैं आगे फर्दर लिखना चाह रहा हूं f इज इक्वल्स टू d अपॉन dt। चलो इसी से भी बनाएंगे। यहां आ गया f इक्वल्स टू dp अपॉन dt। तो ये जो टर्म है f इक्वल्स टू dp अपॉन dt, अब इसको मैं दो तरीके से तोड़ रहा हूं। एक, जब हमारा मास कांस्टेंट है, जब हमारा मास कांस्टेंट, क्योंकि सर मास तो कांस्टेंट ही रहता है, मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी हमारी क्या है? वेरिएबल है। तो आप क्या लिख सकते हो सर? दिस एफ विल इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी। पी को क्या लिखोगे? मास इंटू वेलोसिटी। सो एफ इक्वल्स टू एम बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर क्या हो जाएगा? डीवी अपॉन डी टी। एंड यू ऑल नो डीवी अपॉन डी टी क्या होता है सर? एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। इस बात को यहां कर दो सर, एफ इक्वल्स टू आ गया एम ए। ठीक। अगर दूसरा केस मैं इसमें बना रहा हूं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास नहीं है, बट मास जो है कांस्टेंट नहीं है, कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो पढ़ा है मास हमेशा कांस्टेंट होता है। आप कह रहे हो कि मास अगर कांस्टेंट नहीं है, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बता देता हूं। मान लो मैंने ना कोई रॉकेट छोड़ दिया, ठीक है ना, रॉकेट छोड़ दिया कि भाई जाना है आज मुझे चांद पे, चांद पे पिकनिक मनाना है, तो उसका जितना एग्जॉस्ट वगैरह सब लेके तो नहीं जाऊंगा, समझ रहे हो? तो यहां से छोड़ा तो तुम्हें पता है कि धीरे धीरे जो उसके पार्ट्स हैं वो अलग होते जाते हैं। करेक्ट बात। धीरे धीरे जो उसके पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं? अलग होते जाते हैं। अगर पार्ट्स ही अलग होते चले जाएंगे तो मास तो कम होगा ना, यानी मास क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। आरे बात समझ? यानी रॉकेट जैसे केसेस में यहाँ पे मास आपका क्या होता है? वेरिएबल होता है, क्योंकि मास धीरे 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 कम होते जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से डील करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? अगेन डीपी, डीपी बाई डी होता है, सो मास इंटू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट है इट इज dm अपॉन dt। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, f इक्वल्स टू v dm बाई dt। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये सारी चीजें क्लियर हो गई?
नोट कर रहे हो? करो ना। तो यहां पे हो गया आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहां हो गया आपका डीएम बाई डी टी। ठीक है बच्चों? वैसे हाँ, अगर कोई तुमसे डिफरेंशिएशन पूछे ना तो ऐसा मत कह देना कि एम बाहर था, बाहर हो गया डीवी अपॉन डी टी, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल है। ठीक है? साथ में प्लस करके अगर आपने एम को लिया है तो वी को लोगे और डी एम बाई डी टी लोगे। हालांकि डी एम बाई डी टी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये जीरो हो जाएगा, बचेगा एम डी बाई डी टी, बात होगी। सेम यहाँ भी है ना, एम वी है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया वी डी एम बाई डी टी, क्योंकि वो कांस्टेंट होगा, वो भी इस तरीके से जीरो हो जाएगा। ठीक, अब यहां से समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है बेटा कि अगर एफ इज इक्वल टू एम डी बाई डी टी जो मैंने लिखा है, अगर फोर्स आपका एक्स एक्सिस में लग रहा है तो आपको एक्सेलरेशन हमेशा एक्स एक्सिस का ही लेना होगा, अदर का नहीं लेना है। करेक्ट? अगर आप फोर्स इन वाई एक्सिस देख रहे हो तो आप मास इनटू मास तो वही लोगे, लेकिन एक्सेलरेशन किस में लोगे? वाई एक्सिस में। अगर आप फोर्स जेड एक्सिस का देख रहे हो तो मास किसका लोगे, एक्सेलरेशन किसका लोगे? जेड एक्सिस का। समझ के बात को? अगर आप मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हो, है ना, मैं यहां लिख रहा हूं, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन कौन सा लेना होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना होगा, दैट इज mg। तो यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन वाले होने चाहिए। समझ गए बात को? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मोमेंटम का एक और फॉर्मूला तुम्हारे सामने रख देता हूं। P इक्वल टू क्या होता है बच्चों? mv होता है। करेक्ट? मैं एक काम करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को 1 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। ठीक है? 2mv अपॉन 2, और दूसरा और किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, v से कर देता हूं, है ना। रुको, P इक्वल्स टू mv है, इस पूरे को क्या करो? स्क्वायर कर दो। तो P स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर। करेक्ट? टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, और 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, और एक m से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है? फॉर्मूला तुम्हें पता है ना मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? P इक्वल्स टू, क्या बोलना चाह रहा है भाई? जब तुम्हें फॉर्मूला पता ही है तो मैं क्यों इतना फालतू काम कर रहा हूँ? अंडर रूट 2m/ke। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, वहां जो मैंने mm रखा था, हाफ एम वी स्क्वायर को मैं काइनेटिक एनर्जी लिख देता, P इक्वल्स रूट 2m/ke है। पता ही है तुम्हें, फालतू का डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। तो P इक्वल्स टू क्या होता है? रूट 2m/ke। हाँ, इस काइनेटिक एनर्जी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो वर्क डन के टर्म्स में। तो के तुम्हारा क्या है? वर्क डन भी है, यानी कि तुम यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी अपना काम कर सकते हो। समझ गए बात को? ठीक है। अगर चार्ज है और पोटेंशियल है तो चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में काम कर सकते हो, दैट इज Q इनटू V। ठीक है? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है? हाँ, दूसरी चीज, मोमेंटम के बेसिस पे कैसे सवाल बनते हैं आपको पता ही है। मैं एक इक्वेशन दे दूंगा, उस इक्वेशन पे आपको कहूंगा भाई एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड बताओ फोर्स कितना होगा, एट t इक्वल्स टू 0 to 5 सेकंड बताओ फोर्स कितना होगा। निकाल ही लोगे, है ना। चलो, मॉड्यूल में जब करोगे तो हो ही जाएगा। चलो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। नोट कर रहे थे क्या? हो गया था नोट? चलो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये लॉ तो कोई नहीं भूलता है, ये लॉ सबको याद रहता है। क्या लॉ है बच्चों? टू एवरी एक्शन देयर इज, हाँ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। करेक्ट? सर, हर एक एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है। करेक्ट?
लेकिन देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें मैं दो तीन बातें लिखना चाह रहा हूं। देयर शुड बी टू बॉडीज, क्या लिख रहा हूं, मिनिमम जो है दो दो बॉडी होनी चाहिए। अगर आप एक सिंगल बॉडी पे करोगे ना तो वो आपका एक्शन रिएक्शन का पेयर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर एक ही बॉडी पे फोर्स लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कि ये ग्राउंड है सर और ये आपका एम मास है, तो नीचे की तरफ लग रहा होगा सर mg फोर्स और ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स। तो अगर तुम ऐसा कहते हो कि सर ये दोनों आपके रिएक्शन पेयर है तो आप गलत है। ठीक है ना, अगर आप ऐसा कहो कि सर mg एंड दिस n आर एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ये बात जो है सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल बॉडी है। कैसी बॉडी है? सिंगल बॉडी है। तुम खुद ही पे फोर्स लगा रहे हो, खुद ही फील कर लो, समझ रहे हो? मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट देयर शुड बी टू बॉडीज प्रेजेंट। सिंगल बॉडी में कभी भी एक्शन रिएक्शन का पेयर नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एमजी और नॉर्मल क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, आप मना कर दोगे नहीं सर एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि ये एक ही बॉडी में लग रहे हैं। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे? जैसे मान लो ये है अर्थ और ये एम मास, करेक्ट? तो सर ये नीचे आ रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा अर्थ के ऊपर mg, मतलब अर्थ इसको खींच रहा होगा, अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा mg, ये भी अपने बदले में एक फोर्स क्रिएट कर रहा होगा जो कि ये अर्थ के ऊपर लगा रहा होगा। वो कौन सा लगा रहा होगा? ये भी लगा रहा होगा कुछ, वो कौन सा फोर्स होगा? जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये भी सेम फोर्स लगा रहा होगा। तो अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा पेयर है? एक्शन रिएक्शन का पेयर है। जितना हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं अर्थ भी हम पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो गया, सो देयर इज एक्शन एंड रिएक्शन। समझ गए बात को? फंडा हो गया क्लियर? ठीक है, तो ये दोनों कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे क्योंकि एक सिंगल बॉडी पे लग रहा है। ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज मत होना, देयर शुड बी अ टू ऑब्जेक्ट अदरवाइज देयर इज नो एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो इसको नोट कर लो जरा, फटाफट नोट करो। काम करो, इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर लो कि जो फोर्सेस होंगे ना उनका नेचर सेम होगा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर सेम इन नेचर। सेम इन नेचर का मतलब क्या हो गया? जैसे अभी मैंने बात करी ना कि ये इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा तो ये भी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, तो दोनों फोर्स का नेचर क्या है? सेम है। समझ के बात? ऐसा नहीं होगा कि एक भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और हम कह रहे हैं दोनों फोर्सेस क्या है? आपस में इक्वल है। नहीं, ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन हमेशा सेम नेचर के होते हैं। जैसे मैं दीवार को हिट करूंगा तो दीवार को जैसे मैंने हिट किया, दीवार भी मेरे को हिट करेगी, दीवार भी तो मेरे को हिट करेगी। चलो मैं तुम्हें मान लेता हूं, मैं तुम्हें हिट करूंगा तो तुम्हारे गाल में तो जरूर चोट लगेगा, मेरे हाथ में तो लगेगा, करेक्ट? क्योंकि तुम्हारे भी तो बॉडी ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया होगा जिस वजह से मुझे एक फील हुआ अच्छा खासा, करेक्ट? तो ये क्या हो गया कि मैंने मस्कुलर फोर्स लगाया था, तो तुम्हारे साइड में किसने फोर्स लगाया? मसल्स नहीं लगाया, मस्कुलर फोर्स ही लगा। तो दोनों के दोनों कैसे होंगे? सेम नेचर के होंगे और दो डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए। समझ के बात को? चल, तो ये तो हो गया तुम्हारा न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब स्टार्ट कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि इस चैप्टर को ही नहीं बाकी आगे भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए काम देगा। ठीक है, सो कम टू एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम। सो नेक्स्ट इज फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। समझेंगे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, FBD। FBD क्या होता है? देखो, कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ना बहुत अलग अलग टाइप के फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, और कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है,
वो सारी चीजें निकालने के लिए आपका फ्री बॉडी डायग्राम यूजफुल होता है। ठीक, मतलब कि इन केस ऑफ एफबीडी बनाने से आपको सारे फोर्सेस के बारे में पता चल जाता है, उनकी डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है, कौन लग रहा है, कितना लग रहा है, सारी चीजें आपकी निकल के आ जाती है। ठीक है, चलो तो बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला केस जो मैं ले रहा हूं, केस नंबर 1, ग्राउंड है अपने पे और यहाँ पे एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा। ये m मास का ऑब्जेक्ट है। बच्चों इसके ऊपर फोर्स कैसा कैसा लग रहा होगा सर? क्योंकि m मास है तो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और आपने बता रखा है कि हमेशा एक ऊपर जरा भी फोर्स लगेगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। करेक्ट। अब तुम्हें दिख रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर ये ब्लॉक स्टेबल है, अगर ये ब्लॉक क्या है, स्टेबल है, तो तुम कह सकते हो कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, दोनों क्या लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं। सो m इक्वल्स टू mg। या तुम ऐसे कह सकते हो सर, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को ऐड करूं, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को ऐड करूं तो ऊपर की डायरेक्शन को मैंने प्लस मान लिया, नीचे की डायरेक्शन को मैंने माइनस मान लिया। ठीक है, और मुझे पता है कि एफ नेट जो होता है इन दोनों को ऐड करने से होगा। तो एन प्लस एम जी नीचे जा रहा है तो मैं लिखूंगा माइनस का एम जी। अब आपने कहा कि नेट तो कुछ मोमेंट ही नहीं है, नेट फोर्स तो फील ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जीरो। दिस एन माइनस एम जी। सो यहां से आप कह सकते हो कि एन किसके इक्वल हो गया, एम जी के इक्वल हो गया। करेक्ट। तो दिस इज अ रियल कॉन्सेप्ट। बाकी आप याद रखो उल्टा है सब, किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए केस नंबर 2। अब मैं इसी ऑब्जेक्ट को किसी थीटा एंगल से इंक्लाइंड पे रख देता हूं। ठीक है, किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड पे रख देता हूं। ये है m मास का ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा हमें टेढ़ा करना पड़ेगा। हाँ, दिस इज m मास। अब ये m मास का ऑब्जेक्ट है तो कैसे फोर्सेस लगेंगे, क्या क्या चीजें लगेंगी? तो देखो, पहले ही हमने डिस्कशन किया था कि जो mg है, mg हमेशा किधर लगेगा, टुवर्ड्स द अर्थ। करेक्ट, यानी कि हमेशा नीचे की तरफ लगेगा सर, वर्टिकली डाउनवर्ड। दिस लाइक दिस mg। और नॉर्मल के ऊपर मैंने क्या चर्चा करा था, जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर लगेगा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि लाइक दिस, दिस विल बी नॉर्मल, दिस विल बी mg। ठीक है, यहां क्या करोगे सर, यहां बनाएंगे कंपोनेंट। यहां क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं देखो जरा। देखो, अगर अपोजिट मिल गया इस तरीके से तो वेल एंड गुड है, कर देंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। बट अब अगर ऐसा सिचुएशन मिल गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट बना करके आसपास लगा देंगे, जैसा हमने रिलेटिव मोशन में ऑलरेडी सीखा है ना। बस यही सेम काम यहाँ पे कर दो। तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा इसको अलग से हट करके बनाता हूँ। तो भाई ये हमारा एंगल थीटा है और यहाँ पे कंडीशन ऐसा हुआ है कि एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि विजुलाइज करना है। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, डेट इज mg, और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर लग रहा है, डेट इज m। करेक्ट बच्चों, यही बात है। तो मुझे बताना है थीटा कहाँ होगा, कैसे होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट बिना देर किए हुए एक लाइन वर्टिकली में ड्रॉ कर लेता हूँ। कर दिया ड्रॉ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बिना देर किए मैं एक हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है ना, अलग अलग कलर का यूज कर लेंगे। मुझे पता है कि ये वाला एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। करेक्ट। और आपको पता है एक बात कि सर ये जो है ना, अलग कलर का यूज करेंगे ताकि आप, ये अगर थीटा है तो आप कहोगे सर ये वाला भी तो आपका थीटा ही होगा। करेक्ट सर, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक बात पूरा क्या पता है कि ये जो है वर्टिकल लाइन है और ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब इनके बीच में भी कितने का एंगल होना चाहिए, ये भी पूरा कितना होगा, 90 होगा। अब तुम सोचो
अब तुम इधर का पूरा पार्ट भूल जाओ, तुम ये सोचो ये थीटा है और यहां से यहां तक का 90 है, तो अगर कोई आपसे पूछ ले, अगर कोई आपसे पूछ ले भाई कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो कितना बता दोगे? 90 माइनस थीटा। बेझिझक कहोगे सर दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, करेक्ट बात। अच्छा, तो अगर वो हो गया 90 माइनस थीटा, और ये अब देखो, अब ये सारा चीज भूल जाओ, ये एंगल है 90 माइनस थीटा और ये पूरा एंगल है 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखो जरा, इन सबको छुपा दो, यहां से यहां तक ये पूरा कितना है 90 है, और ये इतना एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा थीटा, यही तो होगा सर 90 माइनस थीटा। ये वाले एंगल को अगर तुम मान लेते हो x, तो प्लस का x विल इक्वल्स टू 90, करेक्ट। यहां से कितना आ गया x इक्वल्स टू थीटा, वो वाली वैल्यू कितनी हो गई? थीटा हो गई। आई बात समझ में? तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, तो एक काम करता हूं मैं इसको थोड़ा आगे पीछे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूं। अब बताएंगे बच्चे, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा? करेक्ट सर, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा, है ना। तो बस अब यहां पे बना दो, तो ये वाला एंगल आपका सर थीटा होगा, और जो ये वाला कंपोनेंट है, ये जो आपका कंपोनेंट है ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? थीटा के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? mg का cos थीटा, और एक इसके इधर होगा, कितना होगा वो? mg का sin थीटा। आई बात समझ? क्लियर हुआ कुछ, है ना। तो यहाँ पे अगर अब तुम्हें नेट फोर्स लिखना है तुम बड़े आसानी से लिख सकते हो। अच्छा, एक तो मैंने इसका बना दिया, मैं नॉर्मल का ही बना सकता हूँ क्या? हाँ सर, आप नॉर्मल का ही बना सकते हो। नॉर्मल का कितना होगा, कैसे होगा, देखो जरा, है। चलो नॉर्मल के यहाँ बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ तुम कह सकते हो सर ये जो n है वो इक्वल होगा आपका mg का cos थीटा, करेक्ट बच्चों। यहाँ ये जो n है ये किसके इक्वल हो जाएगा? mg का cos थीटा। और अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो इधर की तरफ, ठीक है, या ऊपर खींच रहे हो इसको इधर की तरफ, कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर खींच रहे हो, तो ये F किसके इक्वल हो जाएगा सर? वो हो जाएगा mg का sin थीटा, करेक्ट बात। फंडा हुआ क्लियर, है ना। ये mg के, आपको सर ये mg कहाँ गया आपका? बेटा इस mg के तो हमने कंपोनेंट ले लिए ना, तो इस mg का कोई रोल ही नहीं है कि ये इधर और इधर से मिलके बना होगा, तो इधर इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो गया। n इक्वल्स टू mg cos थीटा, f इक्वल्स टू mg sin थीटा। समझ में आ गई बात? ये वाला फंडा क्लियर हो गया। तो तुम्हें मैं कहूंगा ना इस बात को याद भी रख लो। क्या याद रख लो? यहीं से कह रहा हूं, इस बात को याद रख लो, ये जो थीटा है ना, इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, आईपी डायरेक्ट लिख रहा हूं, इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन is always equals to the angle made by normal with the vertical line. ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल मेड बाय नॉर्मल विद द वर्टिकल लाइन। ठीक है ना, मतलब अगर ये जो भी एंगल होगा हमेशा एन वर्टिकल साथ उतना ही एंगल बनाएगा, और अगर ये उतना ही एंगल होगा तो ऑफ कोर्स बात है ये भी उतना ही हो जाएगा। करेक्ट, समझ गए मेरी बात को? तो ये इसीलिए हमेशा इधर की तरफ mg cos थीटा और इधर की तरफ हमेशा mg sin थीटा आपका आ जाता है। फंडा क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक नोट कर लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में अगर तुम्हें कोई कहे कि मुझे फटाफट ग्रेविटी लगा के बताओ, वो भी बता दो कि जी साइन थीटा जी कॉस थीटा, हमने डिस्कस भी कर ही लिया है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने डिस्कस भी कर ही लिया था। ठीक है, थर्ड केस, थर्ड केस में डिस्कस करने वाला हूं टेंशन
ये m मास है बच्चों, ठीक है। और इस m मास में नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, टेंशन। ये बात हमने पहले भी डिस्कस करा। और अगर ये चीज मूव नहीं कर रही है तो दिस टी विल इक्वल्स टू mg, करेक्ट। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पुली उठा लेता हूं, टेंशन वाला तो तुम समझ गए ना। अब इसी में एक पुली उठा लेता हूं। मान लो एक पुली है, यहां से हिंग हो रखा है, एक मास इधर लटका हुआ है मान लो m1, और एक मास इधर लटका हुआ है m2, ठीक है। तो आपको पता है इधर की तरफ ये अपने m1g से खींच रहा होगा, और इधर की तरफ ये किसे खींच रहा होगा, m2g से खींच रहा होगा, करेक्ट। और इधर ऊपर पे क्या लग रहा होगा बच्चों, सर टेंशन लग रहा होगा। इधर भी ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, करेक्ट। यहां तक तो ठीक है। अब चूंकि पुली है लगा हुआ, तो पुली के भी तो इधर लग रहा होगा टेंशन, मतलब कि यहां से रस्सी से नीचे खींच रहे हो, टेंशन इधर लग रहा होगा, इसका टेंशन इधर लग रहा होगा। अब तुमने एक चीज गौर करा है, मैंने सारी चीजें टी 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 सब में मैंने टी ही लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरा स्ट्रिंग क्या है, सेम है, और क्या है, मासलेस है, ठीक है ना। मैं क्या लिख रहा हूं, पुली इज स्मूथ, ये कंडीशन होना चाहिए तभी लिखोगे बच्चों। पुली इज स्मूथ मतलब किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, एंड मासलेस, काम करो, पुली इज स्मूथ एंड स्ट्रिंग इज मासलेस, ठीक है। पुली क्या है आपका, स्मूथ है, मतलब किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, और स्ट्रिंग क्या है आपका, मासलेस है। ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करा था कि अगर आपका स्ट्रिंग क्या हो, मासलेस हो, तो टेंशन हर जगह क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गए बात को। तो अगर एक ऐसा कंडीशन आपको दे दिया जाए कि ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, या कह लो कि नेट फोर्स जीरो है, तो आप सीधा कह सकते हो ये सारी चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मतलब कि m1 m2 अभी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मास इक्वल हो जाएंगे, एक उस पोजीशन में फिक्स हो जाएंगे, नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो पुली इज स्मूथ एंड स्ट्रिंग इज मासलेस, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अच्छा, ये जो सर लगा हुआ इसका भी तो कुछ होगा, बिल्कुल होगा। मान लो इसको हमने हिंग कर रखा है ना, हिंग तो कर ही रखा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा सर नीचे ये अपने, अगर इसका मास m है तो नीचे ये mg से खींच रहा होगा, और ऊपर t डैश लग रहा होगा कुछ, जो कि इसको बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं इस टी डैश की इक्वेशन लिखूं, ये टी डैश क्या हो जाएगा सर, टी डैश हो जाएगा mg, कैपिटल mg प्लस ये वाला भी t और ये वाला भी t, मतलब कि टी डैश विल इक्वल्स टू mg प्लस 2t। क्लियर हुआ, फंडा हो गया क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, और अगले क्लास में अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। न्यूटन्स के तीनों लॉज हमने निपटा लिए हैं, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ने हमने देख लिया, थोड़े और क्वेश्चंस आएंगे उसके हिसाब से और डायग्राम सीख भी लेंगे, ठीक है। और मेनली अब इसके ऊपर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। अगली क्लास में वही सारे क्वेश्चन हम लोग सीख रहे होंगे, कॉन्टैक्ट वाला, टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, लिफ्ट वाले सवाल हो गए, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के सवाल हो गए, सारे टाइप ऑफ सवाल हम लोग सीख रहे होंगे, ठीक है। तो खत्म हो जाएगा जल्दी ये चैप्टर, ठीक है। फिर आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं।